नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र के कोरेगांव का बवाल खत्म हो गया है। बारी बहुजन महासंघ ने आंदोलन वापस किया है। जहां आपको बता दें, लेने का ऐलान यहां पर कर दिया है। बारी बहुजन महासंघ के नेता प्रकाश अंबेडकर ने यह घोषणा की है। अंबेडकर ने कहा कि महाराष्ट्र बंद आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। वेस्टर्न लाइन की लोकल सेवा धीरे धीरे बहाल होती अब नजर आ रही है। और चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मोइनुद्दीन जुड़ चुके हैं। फोन लाइन पर उनका रुख कर लेते हैं। मोइनुद्दीन, ये राहत की बात रही कि महाराष्ट्र के कोरेगांव का बवाल फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका फायदा किसे हुआ और क्या कुछ ये पूरा सिनेरियो। जी देखिए, प्रकाश अंबेडकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात का ऐलान किया है कि वो महाराष्ट्र बंद को वापस लेते हैं। मुंबई में अपने ऑफिस में ये ऐलान हुआ है। बहरहाल इससे जो है उन्हें क्या हासिल हुआ, क्या हासिल नहीं हुआ, इस पे जो है बहुत ही बड़ी बहस का मुद्दा है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर का ये कहना है कि इस बंद से जो है वो उन्हें कामयाबी हुई है और ये बंद उनका सफल रहा है। बहरहाल उन्होंने ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस बात की चेतावनी भी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इसी तरह का बंद आगे भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कोरेगांव घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बावजूद 250 संगठनों ने, जिनमें दलित और अम्बेडकरवादी संगठन भी शामिल है, उसने पूरे महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। ये ऐलान पीसफुल था, लेकिन हमने देखा कि सुबह से मुंबई का निज़ाम पूरा के पूरा धर्म भरम था। लोगों को बहुत तकलीफें हुई। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लोकल ट्रेनें जो मुंबई की जान कही जाती है, मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, ये धर्म भरम हो गई। कुल मिला के जो है वो पूरी व्यवस्था जो है वो नाकाम हो चुकी होती यहाँ पे दिखाई दे रही थी। मुंबई पुलिस जो है वो तमाशाई बनी यहाँ पर दिखाई दी, खड़े हुई दिखाई दी। दूसरी बात, इस दौरान जो है पत्रकारों पर हमला हुआ, पत्रकारों पर हल्ला बोला गया, उन्हें धमकियां दी गई। 50 से ज्यादा बीएसटी की बसें मुंबई में, उन पर पथराव हुआ। 5 से ज्यादा जो बस ड्राइवर थे वो जख्मी हुए। कुछ लोगों की जो है वो इस मामले में जाने भी गई। हुकूमत ने इनके लिए 10 लाख रुपए का कंपनसेशन का ऐलान भी किया। इन तमाम की तमाम तस्वीरों के पीछे जो है वो आखिर क्या हासिल हुआ, जब देखा जाए तो ये मालूम पड़ता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जो हाथ खाली थे वो हाथ खाली है। बहरहाल प्रकाश अंबेडकर ने इस बात का ऐलान भी किया है कि वो कल सीएम फडणवीस से मिलने वाले हैं और उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी देने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अगर आगे इस तरह के हरकतें होती है तो इसके जिम्मेदार न कि वो होंगे बल्कि महाराष्ट्र। मोइनुद्दीन, हर वक्त दौड़ने वाली मुंबई की सड़कें सूनी नजर आई थी। मुंबई पूरी तरह से थम गई थी इस बवाल के बाद। फिलहाल क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? क्या जनजीवन जो है अब सामान्य होने लगा है? क्या कुछ फिलहाल की तस्वीरें हैं? जी देखिए, सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह जो है बहुत ही खराब स्थिति थी जी। जो दलित लोगों के, रहवासियों के जो इलाके थे वहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। टायर जलाए गए थे, बसों पे तोड़फोड़ हुई थी। गोरेगांव, मलाड, बांद्रा, दादर और अन्य इलाकों में जो है, मुंबई के पूरे इलाकों में जो है आंदोलन हुआ और साथ में दुकानें बंद कराई गई, ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई गई और मुंबई की लाइफलाइन जो है मुंबई तकरीबन थम सी गई थी। लेकिन अब जब ये ऐलान हो चुका है कि इस बंद को वापस लिया जा रहा है तो मुंबई जो है वो सामान्य स्थिति पे आने लगी है और लोग जो है वो जो ट्रेन का निज़ाम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे आ रहा है। ट्रेनें वक्त पे चल रही है। जो ट्रैफिक का निज़ाम है, ट्रैफिक जो है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ रहा है। कुल मिला के जो है वो मुंबई आहिस्ता आहिस्ता अपनी पटरी पे आना शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो है वो मुंबई सामान्य हो जाएगी। क्योंकि ये देखा गया है हमेशा कि जब भी इस तरह के बवाल हुए हैं मुंबई ने इसको सहा है और मुंबई जो है वो फिर से एक बार उठ खड़ी हुई है और अपनी तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ी है।
लेकिन मोइनुद्दीन, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जिस मांग को लेकर, दोषियों पर कार्रवाई को लेकर जो ये पूरा माहौल बना, जो पूरा बवाल मचा, वो भी फिलहाल उसी स्थिति पर है। तो क्या इसी बीच किसी कोई गाइडलाइन इनकी ओर से दी गई? क्या कुछ कहा गया अभी तक कि कब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो आगे इस तरह की स्थिति एक बार फिर से बन सकती है, या कोई पुलिस अधिकारी का अब तक बयान आया हो, उन्होंने कहा हो कि इतने समय में गिरफ्तारी हो जाएगी या कार्रवाई हो जाएगी? जी देखिए, अभी तक जो है वो जहां तक दोषियों पर कार्रवाई का सवाल है, अभी तक इसके बारे में कोई भी डेडलाइन तय नहीं हुई है। इन्होंने इस मांग को लेकर के पूरा बंद किया था, बंद का ऐलान किया था, और बंद के खात्मे के बाद भी इनकी पॉलिसी क्लियर होती यहाँ पे दिखाई नहीं दी है। अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रकाश अंबेडकर की ये डिमांड है, उनकी मुख्य मांग है कि दोषियों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको जो है वो उनके खिलाफ सजा दी जाए। लेकिन फडणवीस जी ने जो है वो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके थे कि इसकी जो है हायर पावर जुडिशियल इंक्वायरी होगी, और उसके साथ साथ जो है FIR भी दर्ज हो चुकी है। इसकी मुकम्मल तौर पर जांच होने के बाद ही इस पर फैसला हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से सामान्य स्थिति जो है वो खराब होती दिखाई दे रही थी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंबेडकरवादी संगठन भी जो है मजबूर हो गए और उन्होंने इसको वापस लिया। बहरहाल अभी तक जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। जो दोषी है उनके खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है, ना ही किसी डेडलाइन की बात हो पाई है। बहरहाल प्रकाश अंबेडकर ने ये आह्वान जरूर किया है कि कल वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि अगर फिर इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार होगी। मोइनुद्दीन, वहीं पर आपने एक बात का जिक्र किया, बारी बहुजन महासंघ सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे अधिकारी। तो क्या कुछ इस मुलाकात को किस नजरिए से देखा जाए? क्या बातचीत यहां पर होगी और कोई अल्टीमेटम यहां पर दिया जा सकता है? देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रकाश अंबेडकर की जो बहुजन बाहरी महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि वो कल सीएम फडणवीस का टाइम लेने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं और इस पूरे के पूरे मामले पे बातचीत करने वाले हैं। बातचीत के बाद उनसे ये मांग की जाएगी कि इसके बारे में जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस तरह के हालात दोबारा पैदा हो सकते हैं, और उसके लिए न कि वो जिम्मेदार होंगे, न कि कोई दलित लीडर जिम्मेदार होगा, बल्कि खुद महाराष्ट्र का शासन जिम्मेदार होगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। ये जो है एक तरह का अल्टीमेटम प्रकाश अंबेडकर की तरफ से हुकूमत को दे दिया गया है। अब कल जो मीटिंग होने वाली है फडणवीस और दलित लीडरों के दरमियान, तो उसमें देखना होगा कि मतलब किस तरह की बात होती है और फडणवीस उनको क्या आश्वासन देते हैं। बिल्कुल, विरोध हुआ, बवाल मचा और जो आम लोग हैं वो इन सब के बीच परेशान होते हुए नजर आए। हालांकि राहत की बात है कि फिलहाल आंदोलन वापस लेने का ऐलान हो चुका है। शुक्रिया मोइनुद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में पास होने के आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक बिल राज्यसभा में इसके लिए पेश किया, जिसके बाद सदन में बहस शुरू हुई और कुछ की देर में इस बहस ने हंगामे का रूप धारण कर लिया। विपक्ष ने इस बिल को पहले सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने संशोधनों का प्रस्ताव रखा। शर्मा का ये कहना था कि सरकार बिना किसी संशोधन के इसे सदन में पास कराना चाहती है, जिसके जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर हमलावर रुख अख्तियार कर जमकर निशाना साधा। जेटली ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस ने समर्थन किया था, तो अब राज्यसभा में आखिर क्यों विरोध कर रही है। जेटली ने कांग्रेस पर पुरानी परंपराएं तोड़ने का भी आरोप मढ़ा, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ और उपसभापति ने कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं सदन स्थगित होने के बाद कानून मंत्री रविशंकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस के दोहरा चेहरा होने का आरोप भी लगाया। 70 साल बाद 3 तलाक की पीड़ित हमारी मुस्लिम खवातीन, बहनें और बेटियां परेशान थीं। सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त 2017 के फैसले से उनको सुकून मिला था, उनको चैन मिला था कि अब वो आजाद होंगी। इसके बावजूद 3 तलाक होते रहे। 100 तो फैसले के बाद हुआ है और हमारे पास रिपोर्ट है कि कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में अखबारों में छपा है। तो आज उनमें दर्द है और परेशानी है। हमें उम्मीद थी कि लोकसभा में व्यापक चर्चा और बहस के बाद
राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी वही रुख अपनाएगी जो उसने लोकसभा में अपनाया था। लेकिन आज हमें इस बात की बहुत पीड़ा है, हमें बहुत दुख है कि इस मुल्क की मुस्लिम समाज की बहनों बेटियों को 3 तलाक से मुक्ति देने वाले इस बिल पर कांग्रेस पार्टी का रवैया ढुलमुल था और विरोधी था। लोकसभा में कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया और राज्यसभा में दूसरा स्टैंड लिया और तमाम अड़चन के साथ इस बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो 3 तलाक बिल को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं। मकसद ये है केवल ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करना, जो ना मेजॉरिटी जजमेंट ने कहा है और ना माइनॉरिटी जजमेंट ने कहा है। ये केवल जो मैरिजेस इंटैक्ट भी हैं, मतलब कि अगर मेरी और आपकी शादी आज भी पक्का है जो मेजॉरिटी जजमेंट कहती है, तो फिर भी ये चाहते हैं कि जो हस्बैंड है उसको जेल जाना चाहिए। ये इनका मकसद है। तो इसीलिए हम इस बिल के पक्ष में हैं, क्योंकि वो तो लॉ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जो ये कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ट्रिपल तलाक गलत है, वो वॉइड है। 3 जजेस ने कहा है, माइनॉरिटी ने नहीं कहा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर सचिन पायलट फिलहाल बैठक से बाहर निकले हैं। अविनाश पांडे के साथ 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। आपको बता दें, सचिन पायलट के जाने के बाद सीपी जोशी पहुंचे हैं। अविनाश पांडे से मिलकर सीपी जोशी निकले। वहीं पर मांडलगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। आज शाम तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है। और चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अभिषेक आढ़ा सीधा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, फिलहाल सचिन पायलट बैठक से निकल चुके हैं, क्या कुछ संकेत मिल पाए हैं चर्चा को लेकर और उम्मीदवार के नाम को लेकर? देखिए, जो नाम चल रहे हैं उन पर लगभग 3.25 घंटे तक मंथन हुआ है। सचिन पायलट जो प्रभारी महासचिव है वो, जो सेक्रेटरी इंचार्ज है वो, और उसके अलावा जिन नेताओं को मांडलगढ़ से और भीलवाड़ा जिले से बुलाया गया था, उन नेताओं से 1 to 1 बात करने के बाद में अब ये करीब 3.25 घंटे तक बैठक चली है। 5:15 बजे सचिन पायलट यहाँ से निकले हैं अविनाश पांडे के चैम्बर से। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि अविनाश पांडे के चैम्बर में बैठक अभी भी चल रही है। जो प्रभारी सचिव हैं काजी निजामुद्दीन और तरुण कुमार, उनके साथ में अविनाश पांडे अभी भी चर्चा कर रहे हैं। जो नाम आगे चल रहे हैं उनमें मैं आपको बताऊं कि विवेक धाकड़ और एक और नाम चल रहा है, उन पे ये चर्चा लगातार चल रही थी। लेकिन यहाँ क्या क्या बात हुई उस बैठक में, कुछ देर के लिए जो जहाजपुर से विधायक है धीरज गुर्जर, उन्हें भी बुलाया गया था। उनसे बात करते हैं, जानते हैं। धीरज जी, क्या रहा है बैठक में? उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक ये बैठकों जो उम्मीदवार हैं उनका नाम का ऐलान हो सकता है। देखिए, हमने अभी कैंडिडेट के बारे में डिस्कस नहीं किया है। पूरे जिले के नेताओं को इसलिए बुलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव मैदान के अंदर अपने नेताओं की फौज उतारेगी और जो सरकार सत्ता में है वो अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इनके चुनाव जीतना इनकी आदत रही है, तो उस धनबल, भुजबल और सरकारी मशीन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कांग्रेस की रणनीति कैसे हो, इसके लिए हमारे डिस्कस करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे। कैंडिडेट जो नाम चल रहे हैं, गोपाल मालवीय का नाम चल रहा है, लोग उनका बराबर नाम ले रहे हैं। प्रदीप सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनके लोग समर्थन उनकी बात कर रहे हैं। विवेक धाकड़ के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं, सवाल चुनाव मैदान में कैंडिडेट नहीं उतरेगा, चुनाव मैदान के अंदर पार्टी उतरेगी, कांग्रेस का तिरंगा झंडा उतरेगा। और हमारा लक्ष्य इस बात का कि राजस्थान के अंदर भाजपा का जो कुशासन है उस कुशासन से जनता को मुक्त कराने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपनाए, इसी बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग दिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए हैं। वैसे धीरज जी, बात जो विवेक धाकड़ और गोपाल मालवीय, 2 कैंडिडेट जिनके नाम सबसे आगे चल रहे बताए जा रहे हैं, उनके लेकर भी काफी रशाकशी है और कांग्रेस में कई अलग अलग जो धड़े हैं वो उन दोनों के अलग अलग तरीके से समर्थन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने प्रत्याशी के बारे में दम लगाता है। सवाल इस बात का नहीं प्रत्याशी कौन, सवाल इस बात का जिसको जनता और कार्यकर्ता लाइक करें, कांग्रेस के वर्कर जिसके साथ हो। इस बारे के अंदर पार्टी निश्चित रूप से ध्यान करेगी। हमारी पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, अविनाश पांडे जी और हमारे जो राजस्थान के वरिष्ठ नेतागण हैं वो सब लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से आखिरी छोर तक जाकर उनके बारे में राय ली जाकर टिकट किया जाए। लेकिन अभी जो हम लोग हैं, हमारा प्राथमिकता ये नहीं है कि चुनाव किसको लड़े, किसको टिकट मिलेगा, किसके कहने से टिकट मिलेगा। प्राथमिकता इस बात की है कि कांग्रेस चुनाव कैसे जीते।
बिल्कुल। तो पूजा, बैठक जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, बैठक चल रही है। जो प्रभारी सचिव और महासचिव है उनके बीच में ये बैठक चल रही है और हो सकता है कि आज शाम तक जो कैंडिडेट का नाम है रात तक वो ये सामने आ जाए कि कांग्रेस की तरफ से मांडलगढ़ से कौन उम्मीदवार होगा। पूजा जी, बिल्कुल इंतजार इसी बात का कि आखिर कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते कब तक खोलती है और क्या कुछ रणनीति आज इस बैठक में चुनाव को लेकर बनाई जाती है। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में अब कल सजा सुनाई जा सकती है। आज पूरे दिन जेल से लेकर कोर्ट तक गहमा गहमी का माहौल रहा। अब सबकी नजरें कल होने वाली कोर्ट की कार्यवाही पर ही टिकी हुई है। कोर्ट लालू प्रसाद के खिलाफ क्या कुछ फैसला सुनाती है, ये देखने वाली बात होगी। 23 दिसंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को देवघर चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने फैसले के लिए 3 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी और फिर 3 जनवरी का दिन भी आ गया। सबकी नजरें कोर्ट और बिरसा मुंडा जेल पर टिकी थी। चर्चा इस बात को लेकर थी कि लालू प्रसाद को देवघर चारा घोटाला मामले में कितने साल की सजा होती है, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले से लालू समेत बिहार की राजनीति भी तय होने वाली थी। सुबह करीब 10:30 बजे लालू प्रसाद बिरसा मुंडा जेल से स्पेशल सीबीआई कोर्ट के लिए रवाना हुए। लालू प्रसाद के जेल से बाहर निकलते ही गहमा गहमी तेज हो गई और फिर कुछ ही देर बाद 11 बजने के पहले लालू प्रसाद कोर्ट पहुंच भी गए। सभी मीडिया की निगाहें कोर्ट पर टिक गई। सवाल था कि क्या होगा लालू का। इधर वकीलों का कहना था कि दोपहर 1:30 बजे के बाद वो कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। वकील बिंदेश्वरी प्रसाद के निधन पर शोक के चलते वकील कोर्ट की कार्यवाही में दोपहर बाद शामिल नहीं होना चाहते थे और फिर कोर्ट के बाहर आकर वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि कोर्ट की कार्यवाही अब गुरुवार को होगी। आज कन्विक्शन जो 23 तारीख को हुआ था, जिसमें 6 लोगों को एक्यूटल किया गया था और बाकी 16 लोगों को कन्विक्ट किया गया था। जो कन्विक्ट थे उनको जेल से यहाँ पर सेंटेंस पर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। हम अधिवक्ता लोग सेंटेंस पर आर्गुमेंट के लिए प्रेयर करने के लिए उपस्थित हुए थे। माननीय न्यायालय का आदेश आया कि 2 बजे सेंटेंस पर सुनवाई की जाएगी, परंतु हम लोग का प्रेयर था कि 2 बजे कंडोलेंस है, इसलिए अधिवक्ता हम लोग उपस्थित होने में असमर्थ हैं, इसलिए हम लोग का प्रेयर है कि सुन लिया जाए, लेकिन वो कल पर निर्धारित किया गया सेंटेंस पर सुनने के लिए। अब गुरुवार को लालू समेत 16 आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। गुरुवार से शुरू होने वाली कोर्ट की कार्यवाही रोज चलेगी। वकील की माने तो कोर्ट अल्फाबेटिकली दोषियों के खिलाफ सजा सुना सकती है। ऐसे में देखना है कि अल्फाबेटिकली 7वें नंबर पर आने वाले लालू प्रसाद को किस दिन सजा सुनाई जाती है। ईटीवी के लिए रांची से संवाददाता मनोज के साथ भुवन की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उपचुनाव के रण से जुड़ी ये बड़ी खबर, बीजेपी ने नाम तय कर लिए हैं। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड को उम्मीदवारों के नाम भेज दिए हैं। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ सीट के लिए नाम तय कर लिए गए हैं। अलवर लोकसभा सीट के लिए डॉक्टर जसवंत यादव का नाम भेजा गया है। वहीं पर अजमेर से रामस्वरूप लांबा को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। वहीं मांडलगढ़ से शक्ति सिंह हाड़ा का नाम भेजा गया है। 1-2 दिन में संसदीय बोर्ड प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा। वहीं पर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और चलिए हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। श्रीपाल जी, उपचुनाव के रण को लेकर कयास जहां पर अलवर को लेकर यही लगाए जा रहे थे कि जसवंत यादव का नाम ही शायद पार्टी उम्मीदवार के तौर पर सामने आएगा, और ये शायद सच भी हो सकता है क्योंकि सूत्र यही कह रहे हैं। सबसे पहले इन तीनों सीटों को लेकर आपका एडिटोरियल व्यू। देखिए पूजा, जिस तरह से ईटीवी ने पहले भी खुलासा किया था, उसी के मुताबिक जो खबर आ रही है, बीजेपी जो संगठन है राजस्थान का, उसने पार्लियामेंट्री बोर्ड को 3 नाम भेज दिए हैं, जिसमें अलवर से डॉक्टर जसवंत यादव, जो कि वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री हैं और वहां पर एक बड़ा प्रभाव रखते हैं अलवर में, उनको उम्मीदवार बनाए जाने की सिफारिश की गई है। साथ ही अजमेर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष छावलाल जाट के पुत्र रामस्वरूप लांबा का नाम वहां पर भेजा गया, और भीलवाड़ा से जो जिला प्रमुख है भीलवाड़ा के शक्ति सिंह हाड़ा, उनको मांडलगढ़
जो विधानसभा सीट है उसके लिए उनका नाम भेजा गया है। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है और जानकारी ये भी मिली कि जसवंत यादव ने नाम की घोषणा होने से पहले ही आज अलवर में बाकायदा जो उम्मीदवारी का पर्चा होता है वो भी मंगवा लिया है, ताकि वो अपना मुहूर्त देख करके उसको भर सकें और नामांकन के लिए तैयारी कर सकें। नामांकन पत्र उन्होंने मंगवा लिया है और साथ ही शक्ति सिंह हाड़ा और रामस्वरूप लांबा को भी पार्टी की तरफ से संकेत दे दिए गए कि वो अपनी तरफ से तैयारी शुरू करें। वहीं पर श्रीपाल जी, जो बीजेपी की ओर से ये नाम सामने आ रहे हैं, इन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये कार्ड जो बीजेपी की ओर से खेला गया है, क्योंकि तीनों ही अगर 2 लोकसभा सीट है, 1 विधानसभा सीट है, अगर बात की जाए, दोनों ही साख और नाक दोनों का सवाल है बीजेपी के लिए, तो ये कार्ड कितना सफल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा चुनाव? देखिए, बीजेपी ने तीनों सीटों पर पूरे एक कैलकुलेशन के साथ ये दांव खेला है। जसवंत यादव की अगर बात करें तो उनका बड़ा प्रभाव है, पूर्व सांसद हैं वो, उस इलाके में यादव बिरादरी में उनकी एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा है और उनके सामने डॉक्टर करण सिंह यादव है, जो उम्र के लिहाज से भी कहा जाए तो उस तरह से शायद सक्रिय नहीं रह पाए जिस तरह से जसवंत यादव है, और उसी को जसवंत यादव मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। उनका जातीय प्रभाव है, उनकी इलाके में अगर देखें तो जमीनी पकड़ है। अजमेर में सांवरलाल जाट एक पॉपुलर लीडर रहे हैं, उनके बेटे को ही पार्टी उम्मीदवार बना करके उनकी सहानुभूति भी हासिल करना चाहती है, साथ ही जो जाट वोट बैंक है उसको अपने कब्जे में रखना चाहती है। मांडलगढ़ को लेकर एक लंबी कवायद बीजेपी में चली थी, लेकिन वहां पर शक्ति सिंह हाड़ा जो कि जिला प्रमुख हैं, यूथ है, और उनके जरिए वो युवाओं को भी बुलाने की कोशिश करना चाहती है, और शक्ति सिंह हाड़ा का खुद का व्यक्तिगत जो प्रभाव है मांडलगढ़ में उसको भी अपने जीत के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। और तीनों अगर उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने एक पूरे संतुलित तरीके से उम्मीदवार बनाए हैं, और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तीनों की विनेबिलिटी देखी गई है, तीनों की जीत की संभावनाओं को देखा गया है, साथ ही 2 युवा चेहरों को मैदान में उतार करके बीजेपी ये भी संदेश देना चाहती है कि वो युवाओं पर खासतौर पर फोकस कर रही है और साथ ही जातीय समीकरणों को भी साधने की वो कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी बता रहे थे कि अलवर अजमेर मांडलगढ़ सीट के लिए जो फिलहाल नाम है वो तय कर लिए गए हैं, और मास्टर कार्ड जो कि खेला गया है बीजेपी की ओर से, जहां एक और दिल्ली में कांग्रेस मांडलगढ़ उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रही है, वहीं पर इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।